हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोग का बीपीएससी 103 का एग्जाम है एंड ये वीडियो आपके लिए एज अ रिवीजन वर्क करेगी। लास्ट मिनट अगर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर आप श्योर नहीं हो कुछ टॉपिक्स को लेकर, तो इस वीडियो में सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं करके जाने। अगर आप एटलीस्ट पास होना चाहते हो तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बेसिकली पूछ रहा है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, जस्टिस एज फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। मैंने इसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं यहाँ पर, यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बना बना के आ सकता है। ओके, तो आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम आंसर लिखना है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि क्या है पॉलिटिकल थ्योरी जॉन रॉल्स की। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमें इसमें यह बताना है कि जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस वर्ड क्या कहा जाता है। तो जस्टिस का सिंपल मीनिंग है समाज में राइट्स, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना। ओके, सब लोगों को उनके रिसोर्सेज जो है सबको इक्वली बटे हुए हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज इक्वली मिल रही हैं और सबके राइट्स जो है प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जो जॉन रॉल्स है उसने 1971 में अपनी एक फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में थ्योरी लिख के दी थी जस्टिस की। रॉल्स का मानना था बेसिकली कि सोसाइटी तभी जस्ट होगी, तभी फेयर होगी जब रूल्स जो हैं फेयर होंगे और सब लोगों के साथ न्याय होगा। वेरी इजी। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने बोला क्या था अपनी थ्योरी में। उन्होंने कहा था कि सबको जो है रूल्स फेयर होने चाहिए, सबके लिए सेम होने चाहिए, साथ ही साथ सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ओके, इसीलिए उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम जस्टिस एज फेयरनेस दिया था। ओके, तो याद रखना रॉल्स के लिए जस्टिस जो है फेयरनेस। फेयरनेस पता ना क्या होता है, सबको इक्वल मिलना, फेयर होना, सही होना सबके साथ। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, दैट इज ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। देखो, ओरिजिनल पोजीशन ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में सोचो कि एक नई सोसाइटी बनाई जा रही है और आपको उसके रूल्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, आपको नहीं पता आप रिच होगे या पुअर, मेल हो गया या फीमेल। आपको रूल्स बनाने हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उस सोसाइटी में रिच हो गए या पुअर, मेल या फीमेल, अपर कास्ट या लोअर कास्ट, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। तो आपको कुछ भी नहीं पता। ऐसी कंडीशन को रॉल्स कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, जब आपको आपको रूल्स भी बनाने हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ओके, दूसरा आ जाता है इसका इंपॉर्टेंट टर्म वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल का मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब होता है पर्दा। ओके, और इग्नोरेंस का मतलब होता है अनजान बनना। रॉल्स के अकॉर्डिंग जब लोग सोसाइटी के रूल्स बनाएं तो उनके सामने एक ऐसा पर्दा होना चाहिए जिससे उन्हें अपनी फ्यूचर पोजीशन के बारे में कुछ ना बताओ। ओके, अगर मुझे नहीं पता कि मैं रिच बनूंगा या पुअर, तो मैं ऐसे रूल्स बनाऊंगा जो सबके लिए फेयर हो। बात समझ आई? बहुत इजी। आपको रूल्स बनाने हैं, आपके सामने एक पर्दा है, आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा है। ठीक है, तो आपको उस चीज को ध्यान में रख के रूल्स बनाने हैं। ऑलराइट, इजी एग्जाम्पल से अगर हम समझें वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो सोचो एग्जाम हॉल में सीट्स बांटनी है। आपको नहीं पता कि आप फ्रंट रो में बैठोगे या लास्ट रो में, तो आप ऐसा अरेंजमेंट करोगे जो सब स्टूडेंट्स के लिए फेयर हो। यही था रॉल्स का लॉजिक, आपको फेयर रहना है। ओके, अब हम इसके पढ़ते हैं नेक्स्ट, द टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। रॉल्स कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन में लोग दो प्रिंसिपल्स चूज करेंगे जब वो ओरिजिनल पोजीशन में होंगे रूल्स बनाने के लिए। सबसे पहला है इक्वल बेसिक लिबर्टी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को इक्वल बेसिक फ्रीडम मिलनी चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वोटिंग के राइट्स, लॉ के सामने इक्वालिटी। ये सब जो होने हैं ये क्या होने चाहिए, सबको इक्वली मिलने चाहिए। ये बेसिक्स हैं। ठीक है, रॉल्स कहते हैं कि ये फ्रीडम सबको इक्वली मिलनी चाहिए और इन फ्रीडम्स को इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। यानी कि सिंपल वर्ड्स में सबको बेसिक लिबर्टी जो है वो इक्वल मिलनी चाहिए। किसी को भी रिच पुअर, लोअर कास्ट, अपर कास्ट ये देख के नहीं मिलेगा, सबको मिलेगी ये जो आपने फ्रीडम्स की बात करी है। ठीक है, दूसरा आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रिंसिपल। अब बात आती है बेसिकली इनइक्वालिटी की। रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ इनइक्वालिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे गरीब और डिसएडवांटेज लोगों को फायदा मिले।
इस प्रिंसिपल के आगे दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हर पर्सन को इक्वल चांस मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ रिच फैमिली में पैदा होने से किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, सबको इक्वल रखो, ठीक है, सबको फेयर एक्सेस दो एजुकेशन का, जॉब्स का। ये नहीं कि कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो अच्छा वो डॉक्टर का बच्चा है तो वो डॉक्टर ही बनेगा। ओके, डिफरेंस प्रिंसिपल दूसरा, ये रॉल्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। रॉल्स कहते हैं इनइक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल है जब उससे सोसाइटी के सबसे वीक या फिर पुअर लोगों को बेनिफिट मिले। इजी, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ सबके साथ फेयर रहना है। और अगर कोई पुअर के लिए एडवांटेज की तरह वर्क कर रहा है तो वो चलेगा, लेकिन रिच के लिए नहीं। ओके, इसके क्रिटिसिज्म भी काफी सारे थे। देखो, सबसे पहला जो है दिया था रॉबर्ट नोजिक ने, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए, ये इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट है, क्योंकि ये बात करी गई थी जस्टिस रॉल्स की थ्योरी में। ओके, और कम्युनिटेरियंस ने भी इनकी थ्योरी को जो है इसके अगेंस्ट डिबेट करा था। ये थिंकर्स कहते थे कि रॉल्स इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करता है और कम्युनिटी और ट्रेडिशंस को इग्नोर कर देता है। ओके, साथ ही साथ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने भी कहा था, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज करा था। उन्होंने कहा था कि रॉल्स जेंडर इनइक्वालिटी और फैमिली रिलेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए अपनी थ्योरी में। ओके, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में रिजर्वेशन है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशल जस्टिस पॉलिसी है, तो हर जगह रॉल्स की थ्योरी जो है हमें दिखती है। ओके, कंक्लूजन में आप सिंपल जो ऊपर चीजें हमने पढ़ी है वही समझा दोगे। ऐसा होता है आंसर फॉर्मेशन। ओके, जैसा ये आंसर आपको दिख रहा है ऐसे आंसर आपको कल पेपर में लिख के आने हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स ऑन एलियनेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद फ्रीडम एंड ऑपरेशन। देखो, बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन जो कि है कार्ल मार्क्स, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, 5 मैंने ऑल्टरनेटिव यहाँ दिए हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा इनमें से आपको आंसर सेम लिखना है। ओके, देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एलियनेशन का मतलब क्या है। एलियनेशन का सिंपल मीनिंग है अपने काम, अपनी क्रिएटिविटी और दूसरे जो लोग हैं उनसे अलग या फिर डिस्कनेक्ट हो जाना। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे एक फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, उसका काम है कि उसको रैपिंग पेपर में सोप्स को पैक करना है। अब यहाँ पे उसके काम से उसका सिर्फ क्या बेनिफिट है, इकोनॉमिक, जो उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी से अलग है, उसका उसके काम से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट इतना महंगा है कि वो खरीद भी नहीं सकता वो सोप, ना उसकी वहां क्रिएटिविटी यूज हो रही है, और जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं उनसे भी उसकी बातचीत नहीं है। तो इसमें वो क्या फील करेगा, डिस्कनेक्टेड या फिर एलियनेटेड। ओके, मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी फेमस बुक में कहा था, दैट इज इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये बुक का नाम है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कब ये बुक आई थी और बुक का नाम क्या है। ठीक है, इसमें इन्होंने एलियनेशन को एक्सप्लेन किया था। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर धीरे धीरे अपने काम और अपनी ह्यूमैनिटी से दूर होते जाते हैं, यही एलियनेशन होता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या हो गया, अमीर जो है वो तो अमीर होता जा रहा है, पुअर को वो हायर कर रहा है और उसको बिल्कुल बेसिक मिनिमम वेज दे रहा है जिससे वो सिर्फ सर्वाइवल ही कर पाएगा। ओके, कैपिटलिस्ट बेसिकली एक रिच आदमी, जैसे एक लैंडलॉर्ड वगैरह लगा लो, वो आपके पुअर जो कम्युनिटी है उसका फायदा उठा के प्रॉफिट गेन करता है और अपने पास प्रॉफिट रख लेता है, और जो पुअर है उनको सिर्फ एक बेसिक मिनिमम सर्वाइवल के लिए पैसे देता है। ओके, अगर हम मार्क्स का जो है मेन आर्ग्यूमेंट देखें तो कैपिटलिज्म में लेबर यानी मेहनत एक कमोडिटी बन जाती है। ठीक है, यानी कि आप एक इंसान की मेहनत को खरीद रहे हो, वर्कर अपने लेबर को बेचता है और जो कैपिटलिस्ट है वो उससे प्रॉफिट कमाता है। इस प्रोसेस में वर्कर का जो कंट्रोल है चीजों पे खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ काम करना, अपनी मेहनत करना। ओके, 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशन की बात करी थी मार्क्स ने। सबसे पहला है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वर्कर प्रोडक्ट बनाता है लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वर्कर को काम कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सब कैपिटलिस्ट डिसाइड करता है, वर्कर का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो काम क्या हो जाता है, बोरिंग और रेपिटेटिव। ओके, फिर आता है एलियनेशन फ्रॉम स्पीशीज बीइंग, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, इसको ध्यान से समझना। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली बहुत क्रिएटिव होते हैं। ओके, जब कोई इंसान कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा होता है तो वो अपनी लाइफ को क्रिएटिव बनाने में लगा रहता है कि अच्छा मैं अपने डेस्क को ऐसे ऑर्गेनाइज कर लूं, या लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, है ना, नई नई चीजें बनाना, डेवलप करना हमारा नेचर है।
इस नेचर को मार्क्स बोलते हैं स्पीशीज बीइंग, ठीक है। लेकिन कैपिटलिज्म में वर्कर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता है, उसकी क्रिएटिविटी जो है वो खत्म होती रहती है, वो अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता, और यही स्पीशीज बीइंग से एलिनेशन हो जाता है उसका। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये अलग से भी आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एलिनेशन फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स। इसमें वही आ जाता है कैपिटलिज्म, देखो कंपटीशन क्रिएट करते हैं, वर्कर एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, और इसलिए जो है सोसाइटी जो है दो क्लासेस में डिवाइड हो जाती है, एक कैपिटलिस्ट और एक वर्किंग, ठीक है। उन दोनों का कोऑपरेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो सिर्फ अपना काम निकलवा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और वर्किंग क्लास सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रही है, तो वो आपस में भी लोगों से जो है इमोशनली और सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी में एक वर्ड आ जाता है कमोडिटी फेटिशिज्म। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में लोग ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि मटीरियलिस्टिक होते हैं। आज के टाइम पे जैसे हम बोलें कि जैसे कि लोग शो ऑफ के लिए सामान खरीदते हैं, वही, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप की जगह प्रोडक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसी को हम कमोडिटी फेटिशिज्म कहते हैं, यानी चीजों की वैल्यू जो है लोगों से भी ज्यादा हो जाना। ओके, अब आता है एलियनेशन, फ्रीडम एंड ऑपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस आंसर का। देखो, मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का ना होना नहीं है, कि रूल्स नहीं है ये फ्रीडम नहीं होता। असली फ्रीडम का मतलब है अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाना, अपने काम पर कंट्रोल होना, अपनी खुद लाइफ को शेप कर पाना, ठीक है। लेकिन कैपिटलिज्म में वर्कर मजबूर होता है लेबर बेचने के लिए, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती सर्वाइवल के अलावा, इसलिए वर्कर जो है ट्रूली उसको फ्रीडम नहीं मिला होता। ओके, तो ये हो गया एलियनेशन एंड फ्रीडम। अब आता है एलियनेशन एंड ऑपरेशन। देखो, मार्क्स कहते हैं एलियनेशन ही ऑपरेशन का सोर्स है, यानी कि वर्कर अपने काम से डिस्कनेक्टेड है, प्रोडक्ट पर भी कंट्रोल नहीं है, सोसाइटी पर भी कंट्रोल नहीं है, यानी उसकी लाइफ पर उसका कंट्रोल कम होता जा रहा है, और यही जो है हम लोग इसे ऑपरेशन कहते हैं। ओके, कि हमने पढ़ा एलियनेशन और ऑपरेशन का रिलेशन। अब मार्क्स का सोल्यूशन क्या था एलियनेशन को खत्म करने के लिए? उन्होंने बेसिकली कहा था, देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, ठीक है, क्लास डिवीजन खत्म कर दो, एक्सप्लॉयटेशन खत्म कर दो, और एक जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करो। कम्युनिज्म में काम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होगा, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी के लिए होगा, तभी रियल जो है फ्रीडम मिलेगा। इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी थे। देखो, एक क्रिटिसिज्म था कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं मार्क्स ने इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान दिया, पैसे पैसे पे बहुत बात करी है उसने, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं एलियनेशन को पूरी तरह खत्म करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर सोसाइटी में कोई तो काम करेगा और कोई कंपनी चलाएगा, तो ये तो होगा ही, है ना। तो यही था इसका क्रिटिसिज्म। और आज के टाइम पे अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, यानी कि मॉडर्न टाइम पे, तो ये सब पॉसिबल देखो हो ही रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं, डिलीवरी वर्कर्स होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर भी इसी में आता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब द 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेजर्ट एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशन टू जस्टिस। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो इसको याद रखेंगे, डेजर्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ठीक है। देखो, अब पहले समझते हैं कि डेजर्ट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में डेजर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को वही मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है, ये होता है डेजर्ट का मतलब। ओके, तुम इसको रेगिस्तान मत समझना। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी ने मेहनत की है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ओके, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यही डेजर्ट का बेसिक आइडिया है। ओके, तो हम लोग देखो यहाँ पे अगर डेजर्ट और जस्टिस का भी रिलेशन देखें, तो जस्टिस का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स रैंडमली नहीं मिलने चाहिए, उनका रिलेशन किसी पर्सन के एक्शन या क्वालिटी से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट। ओके, अब इसके 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सबसे पहला है एफर्ट, यानी कि मेहनत, यानी किसी व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है। डेजर्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा रिवॉर्ड। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे अभी पढ़ने के लिए, आप ये वीडियो पूरी देखोगे, उसके बाद आप ये पीडीएफ लोगे मेरे से, और उसके बाद इस पीडीएफ को 2-4 बार पढ़ोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड। ओके, फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि किसी व्यक्ति ने सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट किया है। जो लोग सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, ये लोग को वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन में गिना जाता है, ठीक है। इसलिए उनको स्पेशल रिकॉग्निशन या अवार्ड्स मिल सकते हैं। ओके, मेरिटोक्रेसी जैसे होता है,
आपको पोजीशन या रिवॉर्ड मिलते हैं जब आप फर्स्ट आते हो क्लास में, गोल्ड मेडल मिलता है इग्नू में जब आप अच्छे मार्क्स लाते हो सबसे अच्छे, तो वो ओके। फिर आता है नीड यानी कि जरूरत। कुछ थिंकर्स, स्पेशली डेविड मिलर करके एक नाम है, ठीक है, इसको याद रखोगे, ये कहते हैं कि सिर्फ एफर्ट और कंट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नीड भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन बहुत पुअर है, डिसेबल्ड है, एल्डरली है, तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी हेल्प करे, चाहे उसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हो या नहीं। इसलिए जो है आज के टाइम पे वेलफेयर स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाए जाते हैं नीडी लोगों के लिए, ओके। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डेजर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और रिवॉर्ड्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। डेजर्ट थ्योरी के सपोर्टर्स जो थे वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर होना चाहिए। जिसने ज्यादा मेहनत की है और ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ओके। यानी कि वो जो फेयर वाला जस्टिस रॉल्स की थ्योरी में पड़ा वो नहीं, ज्यादा मेहनत ज्यादा वालों का, ठीक है। रॉल्स का क्रिटिसिज्म करा गया इसमें बेसिकली कि उन्होंने कहा था पूरी तरह वो अग्री नहीं करते थे। रॉल्स कहते थे कई एडवांटेजेस हम खुद अर्न नहीं करते, जैसे कि इंटेलिजेंस, नेचुरल टैलेंट, ये सब लक की वजह से भी मिलता है, तो कैसे हम किसी की मेहनत के बेसिस पर उसे ये दे दे ज्यादा रिवॉर्ड, ओके। क्रिटिसिज्म्स भी थे डेजर्ट थ्योरी के। डेजर्ट को मेजर करना डिफिकल्ट है, कैसे डिसाइड करेंगे किसने कितनी मेहनत करी है, ओके। फेमिनिस्ट का क्रिटिक था। फेमिनिस्ट स्कॉलर कहते हैं कि ट्रेडिशनल मेरिट सिस्टम अनपेड, जो एक वुमेन डोमेस्टिक वर्क करती है घर पे, उसको तो गिना ही नहीं जाता उसमें, तो वो कैसे काउंट करेंगे, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखो क्या क्या इक्वालिटी और जस्टिस में इंक्लूड होता है, बेसिकली हम उसकी बात करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले समझते हैं कि इक्वालिटी होता क्या है। देखो, इक्वालिटी का मतलब है हर व्यक्ति को इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए, वेरी इजी, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि सब लोग एक जैसे सर्कमस्टांसेस में नहीं होते, है ना। एक पुअर इंसान के लिए लाइफ अलग है, एक रिच इंसान के लिए लाइफ अलग है, ओके। इसी तरह जस्टिस का मतलब भी जो है राइट, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि इक्वालिटी और जस्टिस के कई डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। उन डायमेंशंस के बेसिस पे ही इक्वालिटी और जस्टिस मिलना चाहिए, ऑलराइट। सबसे पहला हम इक्वालिटी के डायमेंशंस पढ़ेंगे। लीगल इक्वालिटी, इसका मतलब है सब लोग जो है लॉ के सामने इक्वल है, रिच, पुअर, अपर क्लास, मिडिल क्लास, फीमेल, मेल, सब कोई, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, सब सिटीजन्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका, वोटिंग राइट्स, अपना इलेक्शन में चूज करना, वोट देना, ये सब। सोशल इक्वालिटी यानी कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और हायरार्की को खत्म करना, कोई ऊपर नीचे नहीं है, किसी को सोशली ऐसे ट्रीट मत करो उसकी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम एग्जैक्टली सेम हो। रॉल्स भी कंप्लीटली इनकम इक्वालिटी को सपोर्ट नहीं करते थे। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज, जैसे एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली रिच, ये मत करो, बैलेंस लाओ बीच में, ओके। अब हम डायमेंशंस ऑफ जस्टिस देखें अगर, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, आपको ये समझना है कि इसमें कि प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो आता है प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है। प्रोसीजरल जस्टिस का फोकस रिजल्ट पर नहीं होता बल्कि प्रोसेस पर होता है। इसका देखो बेसिकली हम देखें तो एग्जाम चेकिंग फेयर हुई या नहीं, अगर प्रोसेस ही फेयर नहीं था तो नंबर भी फेयरली नहीं मिले होंगे, तो प्रोसेस फेयर है या नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमने अभी पढ़ा था, रिसोर्सेज और रिवॉर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होने चाहिए। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस पनिशमेंट से रिलेटेड है, क्राइम के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलना चाहिए, ओके। रेस्टोरेटिव जस्टिस, रेस्टोरेटिव जस्टिस का फोकस पनिशमेंट नहीं होती बल्कि डैमेज रिपेयर करना होता है, कि आपने किसी को कितना नुकसान करा है उसको, वो, ठीक है। अब आता है फॉर्मल इक्वालिटी वर्सेस सब्सटैंशिएटिव इक्वालिटी। देखो, फॉर्मल इक्वालिटी कहती है सबको सेम ट्रीटमेंट दो, ठीक है, और लॉ के सामने सब इक्वल है, ये होता है फॉर्मल इक्वालिटी। अब अगर मैं सब्सटैंशियल इक्वालिटी की बात करूं तो रियल इक्वालिटी लाने के लिए कभी कभी स्पेशल सपोर्ट देना जरूरी है, जैसे कि रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप जो भी सोसाइटी है उसमें इक्वल बन सको, ओके। इसी में हमारी सेमनेस एंड डिफरेंस अप्रोच भी आती है। सेमनेस का मतलब है सबको एग्जैक्टली सेम ट्रीट करो, और डिफरेंस अप्रोच में डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट नीड्स को रिकॉग्नाइज करो। आप सेम अप्रोच कैसे कर सकते हो, अगर आप ला रहे हो कि हम गाड़ियां ला रहे हैं जो पानी से चलेंगी, अब कोई इंसान गाड़ी ही नहीं अफोर्ड कर सकता,
तो आप उसे सेम ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हो? आप तो डिफरेंस अप्रोच के लिए जाओगे ना फिर, कि नहीं हम ऐसी गाड़ियां लाएंगे जो सारे अफोर्ड कर सके। ये होता है। ओके, इजी था, डिफिकल्ट तो नहीं है। अब देखो ये ना वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसका मेरे को पार्ट 2 लाना पड़ेगा। मैं पार्ट 2 भी अभी ही पोस्ट कर रही हूँ, ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। तुम इसके साथ साथ इसका पार्ट 2 भी देखो, उसमें मैं क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और जो लास्ट में थोड़े बहुत आपके वो हैं शॉर्ट नोट्स, वो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कल के रिवीजन के लिए, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो और ये पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ फ्री नहीं रहेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए इसको परचेज करके अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। ओके।